दूध से लेके स्टेशनरी से लेके तो हर चीज के ऊपर जीएसटी लगा दिया। जो लोग टैक्स दे रहे हैं, जो जो जिसकी गर्दन काबू में आती है उसके ऊपर फर्दर टैक्स लगा दिया है। फोकस ये नहीं है कि नए टैक्स पेयर को लाया जाए। हम डेट क्राइसिस के अंदर छुपे हुए हैं, फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से वी वो कीप ऑन गोइंग बैक टू द आईएमएफ और अपने बायलैटरल पार्टनर्स के ऊपर। ऐसा कोई मेजर नजर नहीं आ रहा जिससे अपनी टैक्स बेस को ब्रॉडन कर सके। टैक्स पॉलिसी जो है वो जम्बल्ड अप है, कॉम्प्लिकेटेड है, इरेशनल है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये एडमिट किया कि पाकिस्तान की इनफॉर्मल इकोनॉमी एटलीस्ट उतनी है जितनी फॉर्मल है। तो नॉन फाइलर पता नहीं कहां से टर्म निकाल होगी। यू हैव टू क्रिएट अ ब्रांड न्यू टैक्स एजेंसी। मैंने और डॉक्टर इकरामुल हक ने उसके ऊपर कंप्लीट कर लिया रिसर्च अल्हम्दुलिल्लाह। आई कैन अश्योर यू आईएमएफ कहीं जाने वाला नहीं है। अब इस बजट में भी क्या उन्होंने नॉट डिस्क्लोज हम प्राइवेटाइज कर देंगे, पता नहीं कैसे करेंगे। पर अल्लाह ना करे उस तरह करें जिस तरह कही ऐसी प्राइवेटाइज। पर यूनिट हाउस होल्ड प्राइसेज हैं उसके ऊपर 5.5 का इंक्रीज किया है रुपीज पर यूनिट। कमर्शियल यूनिट है उसको उन्होंने कहा है कि वो 10 रुपीज पर यूनिट डिक्रीज करेंगे। यहाँ से बिजली का कम किया, उधर से उनको उनके ऊपर टैक्स लगा दिया एक्सपोर्टर्स के ऊपर। तो रुपी विल डिप्रिशिएट। तो ये तो बड़ा इन्फ्लेशनरी किस्म का साल आ रहा है आगे। देयर विल बी अ ह्यूज इन्फ्लेशन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है नौरेज राना और आज नया दौर के ऊपर मैं मईशत से वाबस्ता प्रोग्राम जो है वो होस्ट करूंगा। और मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही मईशत के नामी गिरामी एक्सपर्ट जिन्होंने सर्व किया है बोथ विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज एन एडवाइजर एंड आल्सो विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो इस प्रोग्राम के कोर्स के थ्रू हमारा जो मौजूदा पर्पस है वो ये है कि हम जो बजट पेश किया गया है असेंबली में उसको प्रॉपरली डीकंस्ट्रक्ट कर सकें और ये समझ सकें कि उसके क्या इम्पैक्ट होंगे हमारी स्टेबिलिटी के ऊपर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर, और साथ साथ एक आम आदमी की जो जिंदगी है उसके ऊपर उसके क्या असरात होंगे। तो इसके साथ मैं वेलकम करना चाहूंगा हारून ख्वाजा साहब को। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड मैं आई वुड लाइक टू सेट द स्टेज। हमने देख लिया बजट पास किया गया है और ये बजट जो है इट सीम्स वेरी एग्रेसिव, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक भी साउंड करता है। जो हुकूमत है वो एक्सपेक्ट कर रही है टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ 3.6%, जो कि ना कम है ना बहुत ज्यादा है, बीच में है। लेकिन उसके साथ साथ इनका जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो टारगेट्स हैं थ्रू टैक्स प्राइमरीली, वो बहुत ही ज्यादा, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कंपेयर टू लास्ट ईयर। इट इज एन इंक्रीज ऑफ 40%। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रुपीज 13 ट्रिलियन का टैक्स जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा पाकिस्तान से। तो इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? क्या ये मुमकिन है? इज दिस एन ऑप्टिमिस्टिक ऑब्जर्वेशन? और उसके बाद हम इसकी पेचीदगी में भी जाएंगे कि ये जो तरीका जो अपनाया जा रहा है वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले तो मैं आपका नजरिया चाहूंगा ओवरऑल ये जो बजट है उसकी फाउंडेशन पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम नॉरेज, वेलकम टू सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान। रजा रूमी ट्रैवल कर रहे हैं तो थैंक यू उनकी जगह होस्ट करने का प्रोग्राम। इंशाल्लाह रजा विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीक्स प्रोग्राम। तो आपका जो सवाल है बजट के हवाले से है। पहली बात तो बजट जो है वो स्पीच हुई है अभी गलबन 12 तारीख को। अब इसके ऊपर डिबेट होगी नेशनल असेंबली में और फिर इसको पास कराया जाएगा। गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है इन द whatever form of national assembly we have, तो मोस्ट लाइकली पास भी हो जाएगा। तो अब इसकी कुछ निटिग्रिटीज की बात करें नॉरेज, तो ऐसा है कि मैं I'd like to speak about the philosophical angle of the budget, क्योंकि इतने प्रोग्राम्स हो रहे हैं हर टॉक शो के अंदर, टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे बजट की डिटेल्स और इंट्रिकेसीज जो हैं वो हैं। तो वो आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स जो हैं वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह में। मैं जरा फिलोसॉफिकली इसको हैंडल करना चाहता हूँ इस सवाल को आपका जो है। तो देखिए बजट जो है हमारा वो इट नीड्स टू टैकल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। अब अगर मैं लिस्ट डाउन करूं उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, वैसे तो बहुत ज्यादा है लेकिन जो मेन इश्यूज जो हमें टैकल करने हैं उसमें नंबर वन एज यू सेड टैक्स कलेक्शन है हमारा। तो वो बड़े बहुत कम है। वो तकरीबन 8.7% रहा है ये जो माली साल गुजर रहा है। और अब उन्होंने 10% पे किया, कह रहे हैं कि 3 साल में 13% ऑफ जीडीपी पे ले जाएंगे। सो एक टैक्स कलेक्शन है, दूसरा एनर्जी है, तीसरा स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है, चौथा एक्सपोर्ट्स है, और पांचवा जो है वो हमारा जो खर्चे हैं उसको कंट्रोल करना। ये पांच मेन आइटम्स हैं हमारी इकोनॉमी के जो मेन इल्स हैं जहां से लीकेज होती है। और एक और नया सर उठाता इशू वो पेंशन का चल रहा है, बहरहाल वो फिलहाल छोटा है। तो इसको वन बाय वन ले लेते हैं।
टैक्स कलेक्शन पे आ जाएं। अगेन मैं इंट्रिकेसीज पे नहीं जाता, मैं फिलोसॉफिकली आपको बता रहा हूँ। तो टैक्स कलेक्शन जो है ये अभी इन्होंने कहा है कि 1,06,000 रुपए, 1,06,000 अरब रुपए की हमारी मईशत हो गई है, 106,000 बिलियन की, जो कि तकरीबन 378 बिलियन डॉलर बनती है। अच्छा, और ये अब होप कर रहे हैं कि अगले साल के एंड में ये मईशत 1,24,000 अरब रुपए की हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, तो 13,000 अरब इन्होंने रखा है जैसे आपने कहा, तो वो तकरीबन 10% से थोड़ा ज्यादा बनता है जीडीपी का, जो कलेक्शन इन्होंने टारगेट रखा है जी। टैक्स का। उसकी कैलकुलेशन इन्होंने ये की है कि जी इस साल 9,400 अरब इकट्ठा किया है। इन्फ्लेशन इन्होंने टारगेट रखी है जी अगले साल 12% होगी, तो कह रहे हैं जी 12% तो वैसे ही ग्रो कर जाएगा। फिर 3.6% जैसे आपने कहा उन्होंने जीडीपी ग्रोथ रखी है, तो वो कह रहे हैं जी वो 3.6% वहां से आ जाएगा। सो ये 12% और 3.6 मिला के 15.6% हो जाता है, वो 1,400 अरब बनता है। तो वो कह रहे हैं जी 9,400 प्लस 1,400 तो यहाँ से आ जाएगा, यानी कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, 1,400 तो वैसे ही आ जाएगा। फिर वो कह रहे हैं जी कि हमने कुछ टैक्स मेजर्स ऐसी ली हैं जिससे 1,400 अरब और आ जाएगा। मसलन ये अगेन मैं डिटेल्स में मतलब दूध से लेके स्टेशनरी से लेके तो हर चीज के ऊपर जीएसटी लगा दिया। बिल्कुल। उसके बाद इसके ऊपर मैं अभी थोड़ी और बात करता हूँ, वो जो लोग टैक्स दे रहे हैं, जो जो जिसकी गर्दन काबू में आती है उसके ऊपर फर्दर टैक्स लगा दिया है। और एक बिल्कुल। अजीबोगरीब सा सिस्टम बनाया है कि जी वो किस तरह से हम मतलब फोकस ये नहीं है कि नए टैक्स पेयर को लाया जाए, उस पर मैं अभी बात करता हूँ। तो जी जी। 1,400 आपका ग्रोथ और इन्फ्लेशन से आ गया, 1,400 ये एक्स्ट्रा टैक्स लगा के, ज्यादातर उन्हीं पे जो दे रहे हैं टैक्स, और बाकी रहता है 800। 800 वो कह रहे हैं जी कि हम रिकवरीज और इन्फोर्समेंट से लाएंगे। रिकवरीज यानी कि बकौल इनके 2,500 अरब जो है वो कोर्ट्स में स्टक है, तो कह रहे हैं 2,500 अरब का जो है वो हम 800 अरब निकाल लेंगे उससे। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत एक्सपर्ट्स के साथ बात की है, और इनका जो रिकवरी रेशियो है ना, वो अगर 10 केस होते हैं तो 10 में से 9 ये हार जाते हैं, क्योंकि वो फ्रिवलेस होते हैं, वो हरासमेंट के लिए क्रिएट किए होते हैं, या वो मल्टीपल डुप्लीकेशन होते हैं। 10 में से एक केस ये बमुश्किल जीतते हैं। यानी कि अगर 2,500 अरब है तो बेस्ट हम्म। केस सिनेरियो ये है कि 200-250 अरब ये इकट्ठा कर सकें, ये 800 अरब पता नहीं कहाँ से लाएंगे, बहरहाल उनकी ये जी कैलकुलेशन है। तो इस तरह से जी जी 9,400 से 13,000 पे पहुंचे। जी। अच्छा, हारून साहब, एक्चुअली क्यों टैक्स एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी को इम्पैक्ट करता है, और बल्कि पाकिस्तान की नीड भी है। हमारे जो इस वक्त जो मामलात हैं, मतलब हम डेट क्राइसिस के अंदर छुपे हुए हैं, फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से वी गो कीप ऑन गोइंग बैक टू द आईएमएफ और अपने बायलैटरल पार्टनर्स के ऊपर, ताकि वो हमें थोड़ा बहुत जो है बेल आउट कर सकें। और वो इशू अराइज करता है डेट का फिस्कल डेफिसिट से, और फिस्कल डेफिसिट को पूरा करना चाहते हैं टैक्स कलेक्शन से। अब जब टैक्स कलेक्शन की बात होती है तो दो, मेरे नजरिए में दो की पॉइंट्स हैं। एक है उसका डिजाइन डिजाइन और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन। अब जैसे हमने डिजाइन की, अब ये बात छिड़ गई है, अब आप बात कर रहे हैं, तो डिजाइन के अंदर वो यही बात है कि ऐसा कोई मेजर नजर नहीं आ रहा जिससे अपनी टैक्स बेस को ब्रॉडन कर सके। जिसके अंदर हमारी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है या शेडो इकोनॉमी जिसको कहा जाता है, वो तकरीबन एज पर सर्टन एस्टिमेट्स 50 से 60% ऑफ आपकी जो जीडीपी है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर ऑपरेट करती है, वहां से एक्सट्रैक्ट होती है। सेकेंडली, ये मजीद बर्डन लगा रहे हैं सैलरी क्लास के ऊपर। उन्होंने टैक्स रेट्स चेंज नहीं किए हैं, लेकिन वो टैक्स ब्रैकेट स्लैब्स चेंज कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो एक मिडिल क्लास आदमी है, जो सैलरीड आदमी है, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो मजीद कम कर दी गई है। और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक स्टैट्स, पिछले 5 सालों में जो रियल इनकम है वो एक सैलरीड बंदे की वो तकरीबन 30% ऑलरेडी कम हो गई है। तो ये जो मेजर्स हैं जिनके थ्रू इन्हें टैक्स कलेक्ट अपना इंक्रीज करना है, वो तो काउंटर एक्टिंग लग रहे हैं, क्योंकि जिससे आप टैक्स बढ़ाएंगे परचेजिंग पावर कम होगी, डिमांड कम होगी, चीजों की सप्लाई प्रोडक्शन कम होगी, आपकी इकोनॉमी जो है उसका जो सर्कुलर जो जो इंजन है, जो इम्पैक्ट है, वो स्लो हो जाएगा। जैसे ही वो स्लो होगा तो आपकी रेवेन्यू भी कम होगा, क्योंकि ये तो टारगेट्स है ना 3.6%। मतलब ये रियलिटी से इकोनॉमिकली इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को देखा जाए तो ये उससे थोड़ा हट के हैं, दूर है। एंड देन द सेकंड चीज आती है इन्फोर्समेंट की। मतलब आपने एक पॉलिसी पास कर दी, लेकिन आप उसको इन्फोर्स कैसे करेंगे? और मेरी मतलब आपको पता है, मतलब मैं एज एन इकोनॉमिस्ट विद द वर्ल्ड बैंक, मैं मुख्तलिफ मुल्कों में ट्रैवल करता हूँ, मेरा काम है ऑन प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट। तो किसी भी मुल्क में मतलब जो हकीकत ये है कि कोई वॉलंटरली टैक्स नहीं देना चाहता। वो मेयर्स ऐसे क्रिएट किया हुआ है, वो बैलेंस बिटवीन स्टिक एंड कैरेट अप्रोच, कि आपको इंसेंटिव भी है और आपके ऊपर ऐसी इन्फोर्समेंट भी है, पेनल्टीज भी हैं,
कि मेजॉरिटी पीपल इन द डेवलप्ड कंट्रीज 50 60 70% उनको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। और ये क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि अपने इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म कैसे इंप्रूव करेंगे। तो इसके ऊपर आई मतलब मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगा। वो जो डिजाइन जो उन्होंने क्रिएट किए थ्योरेटिकल डिजाइन, मेरे नजर में वो भी फ्लॉड है। और जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स हैं वो तो मतलब यहाँ पे कभी बार आपको ऐसा महसूस होता है कि जंगल का कानून है। यहाँ पे जिसको टैक्स देना चाहिए वो टैक्स देता नहीं है, और जिसको नहीं देना चाहिए उसके ऊपर मजीद बर्डन जो है वो क्रिएट किया जाता है। नहीं, बड़ा आपने रेलेवेंट सवाल किया। देखिए, मैं तो इसके ऊपर प्रोग्राम्स ही कर चुका हूँ, आर्टिकल्स भी लिख चुका हूँ। एक तो टैक्स पॉलिसी जो है वो जम्बल्ड अप है, कॉम्प्लिकेटेड है, इरेशनल है। उसको ठीक करने की जरूरत है। लेकिन वो इफेक्ट करती है जो आपके बिग टैक्स पेयर्स हैं। अब आपका जो टोटल कॉर्पोरेट टैक्स है उसका 75% 300 कंपनीज देती हैं, राइट। अच्छा, 92% के करीब जो है आपका टोटल टैक्स वो विद होल्डिंग है। तो जो आपने इन्फोर्समेंट की बात की है, इन्फोर्समेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तो घर बैठे उनको सब जी कुछ मिल जाता है, सारा विद होल्डिंग है। जी जैसे मसलन जी लोगों को सैलरी जाती है तो टैक्स जी वैसे ही कट जाता है। तो कोई पेमेंट करनी होती है तो वो पहले काट लेते हैं और फिर जमा करा देते हैं जो पे कर जी रहा होता है। अच्छा, तो ये तो इन्फोर्समेंट की बात आ गई ना, इन्फोर्समेंट तो है ही नहीं। अब आप आ जाए टैक्स बेस को इंक्रीज करने की बात, उसका तो सिरे से कोई नामो निशान नहीं है। एज आई सेड, जिसकी गर्दन हाथ में आती है, यानी कि जो ऑलरेडी टैक्स हम्म, पेयर है उसी को टैक्स करी जा रहे हैं। राइटली आपने कहा है कि जी इन रियल टर्म्स तो 30% कम हो चुकी है। अब इसमें मैंने बड़ी डिटेल में पहले भी बात की है, आपका जवाब मैं देता हूँ। देखें, अ, तकरीबन 3 साल पहले जो गवर्नमेंट थी उसकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये एडमिट किया कि पाकिस्तान की इनफॉर्मल इकोनॉमी एटलीस्ट उतनी है जितनी फॉर्मल है। मैं तो 10 साल से कह रहा हूँ, बहरहाल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एडमिट किया। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि आप 10% अपना 378 बिलियन का 1,06,000 अरब की इकोनॉमी जो डिक्लेयर्ड जो फॉर्मल है उसका 10% इकट्ठा करने जा रहे हैं, या 1,24,000 अरब। तो वो बाकी जो दूसरा 1,24,000 अरब है उसके ऊपर क्यों नहीं फोकस करते? अब सवाल ये है कि वो क्यों क्यों इनफॉर्मल है, वो क्यों नहीं फॉर्मल होते, राइट। तो एक तो फोकस चेंज करने की जरूरत है, बजाय फोकस इन बेचारों पे रखने के। अरे भाई, उस तरफ फोकस करें। और फिर सबसे पहला रेलेवेंट सवाल ये कि क्यों नहीं वो इसमें आते। वो आपने सही बात की कि कोई ऐसी कॉन्डुइट क्यों नहीं क्रिएट की जाती कि भाई वो उनके पास चारा ना हो, वो इसके अंदर आए, बजाय इसके कि ये जो एक अलामती किस्म के जो है जी, इतना वो नॉन फाइलर, एक तो नॉन फाइलर पता नहीं कहाँ से टर्म इजाद होगी, उसको 45 कर दो। और ये वो भाई या टैक्स पेयर है या वो घोस्ट है, ये दरमियान का किधर से आ गया? एनी हाउ, आपकी बात का जवाब। अब वो क्यों नहीं आते फॉर्मल में? उसकी वजह जो है वो दो वजह है। एक वजह है हरासमेंट। एक डिपार्टमेंट है, अगर ये घोस्ट नहीं रहते और ये विजिबल हो जाते हैं, ये टैक्स पेयर बन जाते हैं, तो इनके ऊपर हरासमेंट शुरू हो जाएगी। वो हर बच्चे बच्चे को पता है कि वो डिपार्टमेंट मशहूर है हरास करने। और नंबर टू, वो है रेंट सीकिंग, यानी कि करप्शन। यानी कि अभी आराम से सुकून से वो बैठे हुए हैं घोस्ट बन के, कोई मसला नहीं है। जैसे ही वो इसके अंदर आएंगे तो हरास करना भी, उनको डराना धमकाना, उनकी रात की नींद खराब। और नंबर टू, पैसे भी उनसे हर वो ठीक काम भी करना चाहेंगे उसके भी उनसे वो पैसे लेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से कि वो लोग जो कि 100% डिक्लेयर करना चाहते हैं उनको पैसे देने पड़ते हैं, और इस बात के कि आप ना डिक्लेयर करें 100%। बिल्कुल एब्सोल्युटली। ये माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। और उसका जो है, इन कंक्लूजन, हमारा जो सोल्यूशन है वो ये है कि भाई इस टैक्स एजेंसी के साथ तो आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू क्रिएट अ ब्रांड न्यू टैक्स एजेंसी। मैंने और डॉक्टर इकरामुल हक ने उसके ऊपर कंप्लीट कर लिया रिसर्च, अल्हम्दुलिल्लाह वो फाइनल हो गया हमारा। हम इंशाल्लाह वो जल्द प्रेजेंट भी करेंगे। उसका नाम है नेशनल टैक्स एजेंसी। जबरदस्त जबरदस्त, लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग अबाउट द डिटेल्स। तो अब लगता ये है कि जितना प्रोग्राम जो डिजाइन किया गया है, जो करंट बजट है, ये किया गया है आईएमएफ को सेटिस्फाई करने के लिए कि जो अगला जो हमारा जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है उनके साथ वो ज्यादा लंबा चल सके, ज्यादा बड़ा हो। और अभी मेरे ख्याल से अभी इसी दौरान ही पिछले 1 घंटे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्पीच भी कर रहे थे, अपना इजलास कर रहे थे, उसके दौरान उन्होंने बोला है कि ये मैं वादा करता हूँ या दावा करता हूँ कि पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ आखिरी प्रोग्राम होगा। तो आपको कितनी कितनी डेप्थ नजर आती है इस दावे के अंदर?
ये दावा हम अक्सर सुनते रहते हैं, शौकत अजीज साहब ने भी किया था, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने भी किया था। तो मेरे ख्याल से जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है उसको ये दावा करना पड़ता है फॉर सम रीजन। तो इट्स नाइदर हेयर नॉट देयर, वो तो कभी भी नहीं हुआ। ये तो तरीकाकार नहीं है इस किस्म का बजट प्रेजेंट करके, जो कि बेसिकली पाकिस्तान पाकिस्तान का बेसिकली नॉलेज फॉर्मूला ये है, मैं कई दफा ये कह चुका हूँ बजट बनाने का। लास्ट ईयर्स बजट प्लस 15% इज इक्वल टू दिस ईयर्स बजट। ये बिल्कुल छापा होता है। आप अगर इसकी निटिग्रिटीज में जाएं तो आप यकीन करें ये तकरीबन वही बजट है जो पिछले साल आया था, सिर्फ वो 10% ये तो 7.5% ये तो 8% ये। अच्छा वो जीरो था, अब उसको 6 कर दें। अच्छा जी वो 6 था तो उसको 18 कर दें। ये pretty मच वही, एक नंबर इधर उधर, तकरीबन वही। सो आपको फिलोसॉफिकली अगर आपने आईएमएफ से जान छुड़ानी है तो यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। आपको चिप जो है ना, ये वाली चिप निकाल के फेंकनी पड़ेगी। आपके पास वो ना एबिलिटी है समझने की। ये बड़े आपको, आप तो वर्ल्ड बैंक में काम करते हैं, आपको पता है ये तो बड़ी टेक्निकल चीजें हैं। यू गॉट टू ब्रिंग पीपल हु अंडरस्टैंड दीज इश्यूज। और आपके पास ना ही कैपेसिटी है, तो ना ना एबिलिटी है ना कैपेसिटी है। तो ये लोग तो यही वाला बजट बनाएंगे। और जब तक ये बजट बनता रहेगा, आई कैन अश्योर यू आईएमएफ कहीं जाने वाला नहीं है। वो आके हर साल हमें वो टीका लगा देंगे। हमें वो टीका लगता रहेगा, एक साल और गुजार लेंगे आराम से। सो ये हमें इस टीके से निजात हासिल करनी पड़ेगी। जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। और बल्कि आपने जो इस तरह आपने गुफ्तगू शुरू की थी, आपने कहा था कि आप फिलोसॉफिकल पहलू इसका पेश करना चाहते हैं, एंड वेरी लाइटली सो, बिकॉज टेक्निकल टर्म से हट के, मतलब देयर आर वेरियस पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, कि जब आप सैलरी क्लास को मजीद सफोकेट कर रहे हैं, तो वो फिर आगे लीड करते हैं आपका इंटेलेक्चुअल एग्जोडस के अंदर, वो जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। फिर वैसे ही लोग जो हैं, जिनको नजर आ रहा है कि हमारी रियल इनकम कम हो रही है, जीएसटी मजीद बढ़ रहा है, चीजें और महंगी हो रही हैं, ऊपर से हमारे एनर्जी का बहरान है, वो एक अलहदा मसाइल है, जिसके ऊपर आपने अभी शुरू में पॉइंट आउट भी किया कि अनदर इशू दैट यू वांट टू टच अपॉन इज एनर्जी। तो एनर्जी के ऊपर मैं उसको बजट से लिंक करना चाहूंगा, क्योंकि जब आप बजट बैन करते हैं, दो पहलू है ना, एक तो है आपका आपका कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन, दूसरा है आपके एक्सपेंडिचर्स। तो आपकी जो हुकूमत लीक करती है साल साल, अपेरेंटली एडीबी के स्टार्ट से, कि पाकिस्तान जो आपकी एसओईज हैं, दे कॉस्ट $458 बिलियन, सॉरी $458 बिलियन ईच ईयर, आउट ऑफ द टैक्स पेयर्स मनी। तो हमारी जो डिस्को कंपनीज हैं, वो इतना इनएफिशिएंट जो सिस्टम जो चलता आ रहा है, जो लीड करता है फिर एक सर्कुलर डेट के अंदर। तो एनर्जी का मसला हम किस तरह सॉल्व करें, जो कि एनर्जी जनरेशन से ज्यादा वो है एनर्जी मैनेजमेंट से रिलेटेड। देखिए, एनर्जी के ऊपर तो हम एक 2 घंटे का प्रोग्राम कर सकते हैं नॉलेज, बट इन अ नटशेल देखें, एनर्जी अगेन एक जम्बल्ड अप कॉम्प्लिकेटेड इशू बन चुका है अननेसेसरली। एंड इसके 2-3 पार्ट्स हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। एक कैपेसिटी पेमेंट्स का पार्ट है, 41,000 के करीब आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। और पिछले महीने तक आप यकीन करें 10,000 हमारी डिमांड नहीं थी, राइट। तो बिल्कुल। अब वो 26,000 हुई है इस महीने जाके जब गर्मी पड़ी है। अब 26,000 से ज्यादा आपका सिस्टम लोड ही नहीं ले सकता। वो 26,000 से आ जाएगी, आपका वो सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है। 41,000 आपने जाके लगा लिए पैसे, आप जो है कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो आप मच हायर के दे रहे हैं, राइट। सो समथिंग नीड्स टू बी डन अबाउट कैपेसिटी चार्जेस। और उसका बड़ा आसान तरीका है कि भाई उसकी लोन की लाइफ 10 साल है, यूजफुल लाइफ 25 साल है। तो आप अपने आईपीपी से बात करें और इसको आप स्प्रेड आउट कर दें 25 साल के ऊपर, तो पेमेंट्स कम हो जाएंगी। कोई जरूरत नहीं इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स तोड़ने की या दुनिया में और बदनामी करने की, पहले ही कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ। अच्छा वो आईपीपी कहता है जी मैं नहीं तैयार ये करने को, आपने तो साइन की हुई है मुझसे सॉवरेन गारंटी, कोई मसला नहीं है। आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएं, रिफाइनेंस करा लें, नो बिग डील। सारी जी दुनिया में हर बिल्कुल। वक्त होता है। लेकिन कोई सोचने एब्सोल्युटली। को तैयार नहीं, करने को तैयार नहीं है। सोल्यूशन ओरिएंटेड टीम ही नहीं वहां पे, राइट। जी। अच्छा, अब आप दूसरी तरफ आ जाएं, देखें ये जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, आपकी थेफ्ट और ये जो लाइन लॉसेस हैं, ये तकरीबन 17% के करीब है। अब उसको सॉल्व, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसा है उसमें चोरी भी हो रही है, उसमें लाइन लॉसेस भी हो रहे हैं। अब इसका मैं तो क्या कह के था क्यों कि भाई इसका और कोई हल नहीं है, जो दुनिया वाले करते हैं वो आप भी करें। इतने इतने बड़े आपने डिस्क्लोज बना दिए हैं। लेस्को जो है वो तकरीबन 1.5-2 करोड़ बंदे को सप्लाई कर रहा है।
अब आप कहते हैं जी कि अब इस बजट में भी क्या उन्होंने नॉट डिस्क्लोज हम प्राइवेटाइज कर देंगे, पता नहीं कैसे करेंगे। पर अल्लाह ना हम्म, करे उस तरह करें जिस तरह की ऐसी प्राइवेटाइज। हम्म, वट हम उनको कह रहे हैं कि भाई आप फॉर इंस्टेंस लेस्को जो है उसको 9 टाउन्स हैं लाहौर के, 9 में ब्रेकअप करें, छोटे उसके यूनिट्स बनाएं। क्योंकि लेस्को को जब आप करने जाएंगे तो उसका पहली बात तो पाकिस्तान में शायद एक या दो हों लोग जो कि जिनकी इतनी एबिलिटी हो इतना बड़ा जो है वो एंटिटी खरीदने की। तो फॉरेन बिल्कुल। इन्वेस्टर आएगा, फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, वो अपने इंटरेस्ट देखेगा। जब आप इसको ब्रेकअप करेंगे छोटे, तो फिर आपके लोकल इन्वेस्टर भी उसको खरीद सकेंगे। जब लोकल इन्वेस्टर आएंगे आप आपके पास कंपटीशन होगा, आप बेहतर प्राइस सीख कर सकेंगे। और जब ऑन ग्राउंड ये आके प्राइवेट सेक्टर टेक ओवर करेगा तो आपस में कंपटीशन होगा। सो रावी टाउन जो है अगर बहुत अच्छी बिजली सप्लाई कर रहा है और उसकी कॉस्ट भी कंट्रोल में है, और सड़क के दूसरी तरफ दाता दरबार टाउन बार बार लोड शेडिंग हो रही है और उनकी कॉस्ट भी ज्यादा है, तो वो लोग डिमांड करेंगे कि भाई हमारी लाइन हमें उधर हम्म, से बिजली ला दो। इट विल क्रिएट बिल्कुल। प्रेशर दरबार टाउन टू डिलीवर, दिस सारी दुनिया में ही होता है। जी, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। टू डिटेल्स, पर दीज आर द थिंग्स दैट नीड टू बी डन। उन्होंने वन लाइनर दे दी थी बजट के अंदर, जी हम हम्म, नॉट डिस्कोर्स प्राइवेटाइज कर देंगे। यार हम्म, कैसे करेंगे आप? तो जी, पीआईए तो नहीं नहीं। आपसे होनी जी, नहीं नहीं, बिल्कुल। और भी इस बजट में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपका जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके ऊपर भी उन्होंने उसका इंक्रीज किया है जो फंडिंग है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो फंडिंग वो एलोकेट किस तरह करेंगे। वो जो डिटेल्स हैं वो कम्प्लीटली मिसिंग है। और ये बड़े मतलब एक क्वेश्चन भी रेस करता है, ये एक सेंस ऑफ मतलब ऑटोमेटिकली डाउट डाउट को परपेचुएट करता है आपके माइंड में कि ये सिर्फ दावे के दावे ही ना रह जाएं। और एनर्जी से रिलेटेड एक्चुअली, बिफोर हम मतलब दूसरे मौजू के ऊपर हम मूव ऑन करें, एनर्जी के अंदर उन्होंने जो पर यूनिट हाउस होल्ड प्राइसेज हैं उसके ऊपर 5.5 का इंक्रीज किया है, रुपीज पर यूनिट। और ऑन द अदर हैंड जो कमर्शियल यूनिट है उसको उन्होंने कहा है कि वो 10 रुपीज पर यूनिट डिक्रीज करेंगे। तो आपके हिसाब से मतलब इसका इकोनॉमी के ऊपर, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर ये कोई अच्छा फायदा होगा? एट द सेम टाइम हाउस होल्ड की तो मतलब वो बेचारे तो पिस रहे हैं, बट लाइक कमर्शियली इज दिस अ डिसेंट मूव? देखें, सो यहाँ पे बेसिकली ये जो रिडक्शन हुई है ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स के ऊपर हुई है, कमर्शियल के ऊपर नहीं हुई। सो कमर्शियल जी लाइक ये सर, शॉप्स इंडस्ट्रियल। वगैरह है, वो ट्रेडर्स वगैरह है ना, तो उनको तो ये जी कम जी नहीं करते। इंडस्ट्री को की है, बड़ी अच्छी बात है ये। जी देखिए होता ये था, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर इंस्टेंस को टेक्सटाइल मिल है, तो वो ग्रे क्लॉथ बना, यार्न बना रहे हैं, ग्रे क्लॉथ बना रहे हैं। इनकी जो कंपटीशन है ना नॉलेज, वो इतना कट थ्रोट होता है कि एक एक सेंट के पीछे, एक एक सेंट के पीछे जो है ना वो ऑर्डर, $10 मिलियन का ऑर्डर है, और हम्म, 1 सेंट की वजह से वो बांग्लादेश को मिल जाता है। और फिर जो बायर है वो बताता है कि भाई आप 1 सेंट लेस कंपेटिटिव थे और मैंने, तो हम्म, इसलिए इनको दे आर वेरी प्राइस सेंसिटिव। जब बिजली की कीमत ज्यादा होती है तो ये compete नहीं कर सकते क्योंकि मार्जिन बहुत कम है, जिसकी वजह से बिल्कुल। हमारी एक्सपोर्ट्स हर्ट कर रही हैं। अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं ये भी बार बार अपने प्रोग्राम में हमने इस पे बात की है। वो कहते हैं कि भाई बात ये है कि बिजली का जो एवरेज यूनिट एवरेज प्राइस जो है वो 23 रुपए है। अब वो आप 65% लाइफ लाइन यूनिट्स हैं, लाइफ लाइन जो गरीब तबका है उसको उसको 7 रुपए जी का देते हैं, राइट। अब ये जो दरमियान 17 रुपए की जो सब्सिडी है वो कहते हैं ये हमारे ऊपर आप डाल देते हैं। उसके बाद लाइन लॉसेस भी हमारे पे डाल देते हैं, उसके बाद थेफ्ट भी हमारे ऊपर डालते हैं, फिर कैपेसिटी चार्जेस भी। तो उनका यूनिट जो है वो तो जाके 60 रुपए के करीब हो जाता है। अब वो कहते हैं जनाब हम अपने देने को तैयार हैं, हम लाइफलाइन को भी सपोर्ट करने को तैयार हैं, लेकिन बाकी तो खुदा के वास्ते हम पे ना डालें। अगर आप चाहते हैं हम compete करें, क्योंकि बांग्लादेश में तो ये नहीं हो रहा कि जी इतनी लाइफ इतने वो इतने थेफ्ट है, इतनी वो नॉन रिकवरी है वगैरह वगैरह। तो सो वो कहते हैं कि हमें रीजनली कंपेयर, तो ये अच्छी बात है उन्होंने ये किया है। लेकिन नॉरेज यहाँ से बिजली का काम किया है, उधर से उनको उनके वो टैक्स लगा दिया एक्सपोर्टर्स के ऊपर। हम्म, तो सो वो पहले होता था, बिल्कुल जी इनकी होती थी कि उसको कहते थे फाइनल टैक्स रिजीम, 1% इनका था टैक्स, एंड दैट वाज इट, वो फाइनल होता था। अब जी इनको कहा है कि 1% फाइनल टैक्स रिजीम और द नॉर्मल टैक्स रिजीम जो कि yeah, 20, 25, 30, 35% तक जा बिल्कुल सकता है, विच एवर इज हायर। जी सो आई डोंट नो ये उन्होंने क्या किया है, इसका मेरा नहीं ख्याल कि वो इसका आई थिंक इवन आउट कर जाएगा, इसका फायदा नहीं होगा। जी। नहीं, एक्चुअली थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट, क्योंकि लिटरली मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि जो हमारी जो जरूरत है, अगेन सारा कुछ लिंक्ड है, हमारा डेट क्राइसिस से फिस्कल डेफिसिट, और दूसरा हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो लिंक्ड है ट्रेड डेफिसिट से, वो इसलिए कि हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी ज्यादा नहीं है।
तो एक्सपोर्टर्स को उन्होंने जो वापस नॉर्मल टैक्स रिजीम में उनको लेके जो ये अब आ रहे हैं इस बजट के थ्रू, तो उससे जो इंसेंटिव मैकेनिज्म्स जो हैं वो दे आर डिस्करेजिंग, सो रादर देन क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, वो तो काम हो रहा है मतलब मजीद खराब। क्योंकि आपको एनवायरनमेंट ऐसी करनी क्रिएट करनी चाहिए कि आपके जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फायदा हो। और तो आपने बिल्कुल सही इस चीज को हाईलाइट किया है कि ये जो मतलब जो इनके जो भी ये रूल्स पॉलिसीज बना रहे हैं, एक जो है वो दूसरी को काउंटरैक्ट कर रही है। अब उसके देखें बाद वो एक चीज कहते हैं मैंने नॉलेज, वो कहते हैं कि जी हम हर किसी को सेम रेट पे, क्योंकि इनकम है, इनकम टैक्स होनी चाहिए जहां से मर्जी हम्म, आ रही है। अरे भाई अच्छा ये बात है कि एक्सपोर्टर्स की इनकम आ रही है, तो फिर आईटी वालों की भी इनकम वो भी आपने चले कर हम्म, दी है, तो फिर एग्रीकल्चर हम्म, को भी उसी तरह करें ना, रियल एस्टेट बिल्कुल। को भी इसी तरह करें ना, जी। रिटेल सेक्टर को, ट्रेडर्स को भी इस तरह करें ना, ये नहीं करना एक्सपोर्टर्स को हम्म, जाके और आईटी वालों को हम्म, जाके करें। सो आई डोंट नो, इफ यू वांट एक्सपोर्ट्स टू इंक्रीज तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, आपने रियल एस्टेट का भी मेंशन किया है, तो अभी रिसेंटली इस बजट के अंदर रियल एस्टेट के ऊपर कुछ टैक्सेस लगाए हैं। वो कैटेगराइजेशन है, फाइलर्स, नॉन लेट फाइलर्स एंड देन नॉन फाइलर्स। और पहले रियल एस्टेट के ऊपर देयर वाज हार्डली एनी टैक्स ऑन प्रॉपर्टी बाय सेल, और अब उसके अलावा जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो भी उन्होंने लगा, मतलब अपेरेंटली उन्होंने ये बयान तो किया इस बजट के अंदर। आप इज दैट अ गुड मूव? क्योंकि अगेन हमारा मसला ये रहा है कि सारी जो लोकल इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो गई है रियल एस्टेट के अंदर, बिकॉज पाकिस्तान में हिस्टोरिकली वो एक सेक्टर समझा जाता है जहां से द रिटर्न्स आर वेरी हाई और टैक्सेस है नहीं, तो देर इज नो डिसइंसेंटिव। तो उसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग एक एंटरप्राइज फॉर एग्जांपल स्टार्ट कर सकते थे, स्टार्टअप शुरू कर सकते थे, वो भी उसके अंदर नहीं जाते, क्योंकि एक नेशनल सेंटिमेंट बन गया कि जिसके पास थोड़े पैसे जमा हुए, ज्यादा पैसे जमा हुए, उसने कहा रियल एस्टेट में लगा दो। कॉर्पोरेट बिजनेस सेटअप करूंगा तो 25%, 29% टैक्स देना पड़ेगा, तो रियल एस्टेट में कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो अब जो इन्होंने टैक्स लगाना शुरू किया है, इज दिस स्टेप इन द राइट डायरेक्शन? स्टेप इन द राइट डायरेक्शन तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन जहाँ 10 चीजें करनी है वहां 9 चीजें आप करें ना, और एक चीज कर दें और कहें जी कि मैंने तो बड़ा काम किया। हम्म, मसला ये है कि देखें ना, इससे होगा क्या? आपने एक आइसोलेशन में कैपिटल गेन्स टैक्स लगा दिया आउट ऑफ द ब्लू, चलें ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं इससे क्या होगा? इससे आपकी फाइल्स जो है ना वो और बिकना शुरू हो जाएंगी, इससे आपकी कैश ट्रांजैक्शंस और ज्यादा होना शुरू हो जाएंगी, और जो जेन्युइन वो लोग जो कि एक्चुअल वैल्यू के ऊपर, आप अपने जितने मर्जी बढ़ा लें अपने वैल्यूएशन टेबल्स, जो लोग वाकई अपने डिक्लेयर्ड मनी से जेन्युइन ट्रांजैक्शंस करना चाहेंगे वो नहीं करेंगे, हम्म, वो ट्रांजैक्शंस रुक जाएंगी। तो रियल एस्टेट का पहले ही काफी वो स्लो डाउन हुआ, वो उसका बिल्कुल ही पटरा बैठ जाएगा। तो थॉटलेस किस्म की ना, दीज थिंग्स हैव नॉट बीन थॉट आउट। बस वो किसी ने बैठ के जी इतने लगा दें, इतने अरब यहाँ से आ जाएंगे, इतने लगा दें यहाँ हम्म, से इतने अरब आ जाएंगे, तो इस तरह से ये जम्बल्ड अप किस्म का बजट है। इट्स प्रीटी नॉर्मल बाय द वे, इसी तरह होता है। हम्म, हम्म। तो फिर बेसिकली एक बजट से हमारा हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि मुल्क के जो स्ट्रक्चरल इशू हैं वो बदलेंगे या वो चेंज होंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हमने इसको सम अप करना हो आपके इस लिहाज से, तो इस बजट का मतलब कोई फायदा तो नजर आ नहीं रहा, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि इट इज अ गुड लेवरेजिंग पॉइंट एमएफ को शो करने के लिए, वो भी इस वक्त जो रिजल्ट्स हैं विद दे आर लाइकली टू डिफर, जो एंटिसिपेटेड जो उन्होंने अपने जो रिजल्ट्स पे इस वक्त पेश किए हैं। ओवरऑल आइड से देखिए ना, गवर्नमेंट में आपको बताता हूँ, थोड़ी सी उनकी तारीफ भी करते हैं, इतनी ज्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं जी हमने स्टेबलाइज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव की है, हमने रुपये को स्टेबलाइज किया है। तो आर्टिफिशियली किया है वो और बात है, लेकिन किया है। तो आर्टिफिशियली स्टेबलाइज करने का मतलब आपको पता है ना, वही 2 3 4 साल आप कर लेंगे, फिर जी, एकदम वो शूट करके ऊपर जाएगा। एग्जैक्टली, तो क्या एब्सोल्युटली जी। टैक्स कलेक्शन में 30% ग्रोथ की है, अच्छा वेरी नाइसली, बड़ी अच्छी बात है। आपका 38% आपकी इन्फ्लेशन है, तो आपने 30% ग्रोथ कर ली, वेल डन। करंट अकाउंट डेफिसिट जीरो की है, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? सारी प्रॉफिट रिपैट्रिएशंस आपने बंद की हुई हैं, कोई बीएमआर नहीं हो रही, आपकी मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्री जो एक्सपेंशन वगैरह नहीं हो रही, विच मींस एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही हैं। इन्फ्लेशन को आपने कंट्रोल किया है, एक्सीलेंट, आप 11.8% पे ले आए हैं। कीप इन माइंड मई के फिगर्स 11.8% थे, लेकिन आखिरी वीक ऑफ मई it spiked up to 21.4%, and first week of June it spiked up to 21.69%, so it's again on the rise। फिर आपने जीएसटी जो 18% लगा दिया है, उसके बाद आपने जो आगे कैलकुलेशन की हुई है डॉलर की 329 के ऊपर, व्हेन रुपी विल डिप्रिशिएट, तो ये तो बड़ा इन्फ्लेशनरी किस्म का साल आ रहा है आगे, देयर बी अ बिल्कुल। ह्यूज इन्फ्लेशन। तो उसमें कहते हैं, फिर कहते हैं जी फ्यूल प्राइस हमने कम किया है, दैट्स वेरी नाइस, बट इट्स गॉट नथिंग टू डू विद व्हाट यू हैव डन। ये तो इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आ गई हैं। तो बहरहाल जी, जी, वी टेक इट, ठीक है जी, बड़ा उसके ऊपर जबरदस्त भी आपने काम किया।
उसके ऊपर वो 20 रुपए का वो लेवी तो लगा रहे हैं, मतलब 60 था, वो 60 से 80 हो रहा है। हाँ, लेकिन आपको जी। पता है ना, वर्ल्ड प्राइस ऑयल प्राइसेस जो है वो और नीचे जा रही जी। हैं, तो और नीचे उससे जा रही उनको है ये जी। लेवरेज मिल जाएगा कि वो फर्दर इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा, इवन दो कि वो 80 रुपीज तक ले जाएंगे पीडीएल। बाय द वे वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके बारे में आपको फिर कभी बताऊंगा। जी जी, सही सही सही। तो आई गेस मतलब इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं कि जो जो आउटकम जो एक आम जो कॉमन मैन जिसको कहते हैं उसके ऊपर जो इम्पैक्ट होगा इस बजट का, वो इतना कोई ज्यादा फीजिबल नजर नहीं आ रहा। मतलब इफ एनीथिंग, आप देख रहे हैं परचेजिंग पावर कम हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जो टैक्स स्क्वीज है वो भी एक सर्टन सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, उसी के ऊपर मजीद उनको बर्डनाइज किया जा रहा है। किताबों के ऊपर 6% का वो टैक्स लगा दिया है, जो कि आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आज तक नहीं हुआ। उसके भी अब वही फिलोसॉफिकली अगर देखा जाए उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, जब वो अगले साल 12% पे जाएगा, तो पहले ही लोगों के पास किताबें आउट ऑफ 26 मिलियन बच्चा आपका आउट ऑफ स्कूल है, मतलब एक दो मजीद शामिल हो जाएंगे उसके अंदर, क्योंकि बस किताबें खरीदने के पैसे नहीं होंगे। मतलब वी आर लिविंग ऑन द मार्जिन। जब आपकी जो पॉवर्टी 39% इज क्लोज टू द पॉवर्टी लाइन, तो दीज आर वेरी, मतलब एवरी वही ऑन द सेंट, जितना आपने बात की, चीजें जो है वो इम्पैक्ट करती हैं इकोनॉमी को। खैर, नॉलेज में मूविंग मैं आपको एक फाइनल कमेंट इसके बारे में दूं। ऑन। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि हमारी ये मल्टीलैटरल्स की भी रिसर्च है, हमारे लोकल जो हैं इदारे उनकी रिसर्च है कि 3900 बिलियन रुपीज इलीट कैप्चर जो है, उनके प्रिविलेजेस, उनकी मराआत पिछले साल 3900 बिलियन थी, जिनमें जी 7-8 आपके सेगमेंट थे, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, जी महकमा ज़राअत, आपको पता है ना पाकिस्तान में महकमा जी ज़राअत किसको कहते हैं, जी वो जी। असल नाम नहीं लेते, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, लार्ज ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स, बैंकर्स, बैंक्स, इंडस्ट्री एंड फ्यूडल क्लास, ये वो सारे हैं जो कि 3900 अरब रुपए की मराहत लेते हैं, विच आर कंप्राइजिंग ऑफ फेवरेबल प्राइसिंग, लोअर टैक्सेशन एंड प्रेफरेंशियल एक्सेस। अफसोस इस बात का है कि इनके ऊपर कोई फोकस नहीं है, यहाँ से एक पैसा नहीं निकाला, एब्सोल्युटली। और जो लोग दे रहे हैं टैक्स उनको पकड़ के स्क्वीज किया जा रहा है। तो यार मतलब वही ना, एंड में फिलोसॉफिकली जरा जी वो चिप निकाल के एक नई चिप डालने की जरूरत है। जी। लेकिन वो नए फोकस से अलावा वो जिस चीज को कहते हैं क्लाइंट पेटेंट प्रिविलेज, और जिसको लीड कैप्चर भी कह सकते हैं, बात तो ये है कि जो लोग आपकी असेंबली में बैठे हैं, जो आपके जो ये कायदे कानून बनाने वाले हैं, जिनके हाथों में ताकत है, मतलब देयर इंटरेस्ट आर एम्बेडेड विद ये जो आपने सेगमेंट्स अभी लिस्ट किए हैं 4-5, काफी तो उनके अंदर उनका शुमार भी होता है, काफी तो हैं भी उसी तबके के। तो द बिग क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द डे, मोर देन ये इकोनॉमिक डिबेट से ज्यादा, ये फाइनेंस से मुतालिक, मईशत से मुतालिक, वो तो ये है कि हम इसको इसको अनशैकल कैसे करेंगे। खैर अगेन मतलब ये जरा हट के हम जा रहे हैं, लेकिन ये सब अग्री करेंगे, मतलब दिस इज द की क्वेश्चन। थैंक यू हारून साहब, मतलब जो पॉइंट आपने मेंशन किए, जो हाईलाइट किए, दे आर वेरी वैलिड। और उम्मीद ही की जा सकती है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको ड्यू नोटिस दें, और जिस तरह आपने कहा कि अपना जो फोकस है वो शिफ्ट करें, और जो लाइमलाइट है वो उन सेक्टर्स, उन सेगमेंट्स के ऊपर लेके हैं पॉपुलेशन के, जो कि इस वक्त प्रिविलेज्ड हैं, जो हैव द लाइसेंस टू कैरी ऑन। और जो बेचारे, जो आपका जो तबका जो पिस रहा है, मजीद बर्डनाइज हो रहा है, उनके ऊपर उनको ज्यादा फैसिलिटेट करें। और बाकी अपनी इकोनॉमी की जो स्विच है वो मतलब उसको ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करने की कोशिश की जानी चाहिए, जबकि कि जो करंटली हुआ जा रहा है। तो थैंक यू सो नॉलेज मच फॉर योर मैं टाइम। एक जी कमेंट देना जी चाह रहा हूँ कि वो कुछ जी जी हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने कहा था कि मैं जरा वो मायूसी वाली बातें करता हूँ, और तो ऐसी बात नहीं है, मैं तो रियलिटी की बात करता हूँ उनको समझाने के लिए। देखिए, मैंने तो हर चीज का सोल्यूशन दिया हुआ है, मैं बार बार सोल्यूशंस की बात करता हूँ, और अगर आप सोल्यूशंस देखना चाहें तो वो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर सोल्यूशंस फॉर पाकिस्तान के अंदर सारे सोल्यूशंस दिए हुए हैं कि पाकिस्तान को किस तरह ठीक करना है। तो मैं बिल्कुल मायूसी नहीं फैलाता, मैं तो आपको एक्चुअल फैक्ट्स, एक्चुअल रियलिटी पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप उनको कंपेयर करें वो सोल्यूशन जो कि मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। थैंक्स। जी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई एग्री। आई थिंक मतलब जो सॉल्यूशंस हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं भी नहीं। इफ देयर इज द विल, इफ देयर इज द इंटेंट, तो पाकिस्तान डेफिनेटली, हम बहुत जल्द इसको टर्न अराउंड किया जा सकता है, एंड इट कैन बी शिफ्टेड टुवर्ड्स एन अपवर्ड ट्रैजेक्टरी, जो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है, और इंशाल्लाह हमारी दुआ भी है और होप भी है। तो उसके साथ थैंक यू सो मच हारून साहब फॉर योर टाइम। इट वाज अ लवली डिस्कशन और बड़ी इंसाइटफुल डिस्कशन थी।